सभी विद्यार्थियों का पुनः फिजिक्स तारानगर यूट्यूब चैनल में हार्दिक अभिनंदन व स्वागत है। अपने लोगों ने शुरू कर रखा है इलेक्ट्रॉनिक्स। क्या शुरू कर रखी है? इलेक्ट्रॉनिक्स शुरू कर रखी है, ठीक है। और आज अपने इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर पढ़ते हैं प्रमेय के बारे में। अपने इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर 6 प्रमेय हैं। कितनी प्रमेय है? 6 प्रमेय। एक तो है आप लोगों की अध्यारोपण प्रमेय। कौन सी प्रमेय है? अध्यारोपण प्रमेय। और एक अपने है थेवेनिन प्रमेय। कौन सी प्रमेय? थेवेनिन प्रमेय। एक अपने इलेक्ट्रॉनिक्स में प्रमेय है नॉर्टन प्रमेय। कौन सी प्रमेय? नॉर्टन प्रमेय। चौथी प्रमेय है अपने पारस्परिकता प्रमेय। पारस्परिकता प्रमेय। 5वीं प्रमेय अपने फिजिक्स में प्रतिकार प्रमेय। कौन सी प्रमेय है? प्रतिकार प्रमेय। 6ठी प्रमेय अपने अधिकतम शक्ति संचरण प्रमेय। कौन सी प्रमेय है? अधिकतम शक्ति संचरण प्रमेय। अधिकतम शक्ति संचरण प्रमेय। अपने इन 6 प्रमेयों के बारे में पढ़ेंगे बेटा। ये 6 प्रमेय एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये प्रमेय एग्जाम में हमेशा प्रश्न आता है। क्वेश्चन आता है इस पे। एक प्रमेय आती है और साथ में एक न्यूमेरिकल आता है, ठीक है। तो ये प्रमेय एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अपने सबसे पहले पढ़ेंगे अध्यारोपण प्रमेय। तो मैं ये प्रमेय शुरू करने से पहले थोड़ी सी बेसिक बात बताता हूं आप लोगों को। एक तो आप लोगों ने किरचॉफ का दूसरा किरचॉफ के नियम पढ़े होंगे। विद्युत परिपथ के लिए किरचॉफ के नियम क्या होते हैं बताओ? किरचॉफ के कितने नियम हैं? किरचॉफ के नियम विद्युत परिपथ के लिए किरचॉफ के नियम 2 नियम है। पहला नियम है ना, उसको कहते हैं संधि नियम। और दूसरा नियम है ना, उसको कहते हैं लूप नियम। इसको धारा का नियम भी कहते हैं। किसका नियम? धारा का नियम। इसको कहते हैं वोल्टता का नियम। किरचॉफ के 2 नियम है विद्युत परिपथ के लिए। किरचॉफ के 2 नियम है, ठीक है। वोल्टता का नियम। पहला नियम क्या है? संधि नियम। ये संधि बिंदु पे लागू होता है। नियम कहाँ लागू होता है? ये संधि बिंदु पर, जॉइंट पे लागू होता है। ये मान लो ये संधि बिंदु है। इधर से धारा आ रही है I1, इधर से धारा I2 और इधर धारा जा रही है I3, I जा रही है। तो ये संधि बिंदु O है। संधि बिंदु O की तरफ कितनी कौन कौन सी धाराएं आ रही है? I1 और I2। संधि बिंदु से दूर कौन सी धारा जा रही है? I। तो ये नियम कहता है संधि बिंदु की तरफ आने वाली धारा का कुल मान संधि बिंदु से दूर जाने वाली धारा के कुल मान के बराबर होता है। तो यानी यहां I बराबर कितना होगा बेटा? I1 प्लस I2। ये किरचॉफ का पहला नियम है। संधि बिंदु की तरफ आने वाली धाराओं का कुल मान संधि बिंदु से दूर जाने वाली धाराओं के कुल मान के बराबर होता है, ठीक है। ये नियम संधि बिंदु पर लागू होता है, इसलिए इस नियम का नाम रखा गया संधि नियम। और इसमें धारा के बारे में बताई जाती है बातें, इसलिए इसका नाम धारा नियम भी कहते हैं इसको। किरचॉफ का दूसरा नियम है वो लूप, उसको कहते हैं लूप नियम। क्योंकि ये जो किरचॉफ का दूसरा नियम है ना, ये बंद परिपथ के लिए लागू होता है। कौन से परिपथ के लागू होता है? ये बंद परिपथ के लागू होता है। किरचॉफ का दूसरा नियम ये कहता है कि बंद परिपथ में, किसमें? बंद परिपथ में वोल्टता पतन व विद्युत वाहक बल का बीजगणितीय योग 0 होता है। का बीजगणितीय योग 0 होता है। यह किरचॉफ का दूसरा नियम है। बीजगणितीय योग 0 होता है। बंद परिपथ में वोल्टता पतन और विद्युत वाहक बल
का बीजगणितीय योग शून्य होता है। ये विद्युत वाहक बल तो है बैटरी की वोल्टता, स्रोत की वोल्टता है। ये वोल्टता पतन होता है कि एक प्रतिपदा है अपने पास, ये प्रतिपदा है कोई, और इसकी प्रतिपदा कितनी है Z, और इसमें धारा प्रवाहित होगी। क्या प्रवाहित होगी? इसमें धारा प्रवाहित होगी। तो इसके सिरों के बीच में क्या पैदा होगा बोलो? विभवान अंतर पैदा होगा। उस विभवान अंतर को कहते हैं वोल्टता पतन। किरचॉफ का दूसरा नियम क्या होता है? वोल्टता पतन बंद परिपथ में वोल्टता पतन व विद्युत वाहक बल का बीजगणितीय योग 0 होता है। विद्युत वाहक बल तो होता है बैटरी की वोल्टता, और वोल्टता पतन अपने कोई प्रतिपदा होगी, उस प्रतिपदा में धारा प्रवाहित करते हैं तो इसके सिरों के मध्य विभवान अंतर पैदा होता है। उस विभवान अंतर को कहते हैं वोल्टता पतन। उस विभवान अंतर को क्या कहते हैं? वोल्टता पतन कहते हैं। ठीक है, तो वोल्टता पतन और विद्युत वाहक बल का बीजगणितीय योग शून्य होता है। बीजगणितीय योग है तो बीजगणितीय योग में राशियों को चिन्ह सहित लिखा जाता है। कैसे रे? चिन्ह सहित। तो अब आप लोग देखो, वोल्टता पतन को कब प्लस में लिखना है, कब माइनस में लिखना है, ये मैं बता रहा हूं आप लोगों को। ठीक है, और विद्युत वाहक बल को कब प्लस में लिखना है, कब माइनस में लिखना है। देखो देखो बेटा, अपने जब भी किरचॉफ का दूसरा नियम लगाएंगे तो सबसे पहले एक दिशा चुनोगे। क्या चुनोगे? कि दिशा। वो दिशा क्लॉकवाइज भी हो सकती है और एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकती है। तो जब भी आप लोग किरचॉफ का दूसरा नियम लगाओगे तो सबसे पहले एक दिशा चुनोगे। दिशा चुन ली, ठीक है। क्या चुनी? अपने दिशा। दिशा मान लो आप लोगों ने एंटी क्लॉकवाइज चुनी है। लो जी, कौन सी दिशा चुनी है? एंटी क्लॉकवाइज चुनी गई दिशा है ये। तो मैं वोल्टता पतन के बारे में बता रहा हूं, कब प्लस में लिखना है, कब माइनस में। जब भी किरचॉफ का दूसरा नियम लगाओगे तो सबसे पहले एक विशेष दिशा चुनोगे। वो दिशा क्लॉकवाइज भी हो सकती है और एंटी क्लॉकवाइज। तो ये मैंने दिशा चुनी है। तो अब मैं बता रहा हूं वोल्टता पतन को कब प्लस में लिखा जाता है, कब माइनस में। यदि किसी प्रतिपदा में बहने वाली धारा, किसी प्रतिपदा में बहने वाली धारा चुनी गई दिशा के विपरीत है तो वोल्टता पतन को प्लस में लिखा जाता है। किसमें? प्लस में। ठीक है, तो वोल्टता पतन कितना होता है बताओ? V बराबर आई आर नहीं होता क्या? आर की जगह क्या लिखोगे? Z। तो वोल्टता पतन होगा यहां पे प्लस आई जेड। ठीक है, अब वोल्टता पतन माइनस में कब लिखा जाता है? कि जब किसी प्रतिपदा में बहने वाली धारा चुनी गई दिशा में है तो वोल्टता पतन को किस में लिखा जाएगा? माइनस में। वोल्टता पतन होता है धारा गुणा अवरोध, क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा था V बराबर क्या होता है? आई आर। तो ये धारा और ये कौन है? अवरोध, रुकावट। तो ये धारा है और ये कौन है? रुकावट। अब विद्युत वाहक बल को कब प्लस में लिखा जाता है, कब माइनस में लिखा जाता है? ये सेल है बेटा, इस सेल की वोल्टेज है E। यदि चुनी गई दिशा सेल के माइनस से प्लस की ओर है, सेल के माइनस से प्लस की ओर है तो विद्युत वाहक बल को प्लस में लिखा जाएगा। किसमें? प्लस में। और यदि चुनी गई दिशा किधर है? सेल के प्लस से माइनस की ओर है तो विद्युत वाहक बल को किस में लिखा जाएगा? माइनस में। तो ये बात ध्यान रखना आप लोग कि वोल्टता पतन को कब प्लस में लिखा जाता है? कि जब प्रतिपदा में बहने वाली धारा की दिशा चुनी गई दिशा के विपरीत है तो वोल्टता पतन प्लस में, और माइनस में कब है? जब प्रतिपदा में बहने वाली धारा चुनी गई दिशा में है तो माइनस में। अब सेल की वोल्टता को कब प्लस में लिखा जाता है, कब माइनस में? जब चुनी गई दिशा सेल के ऋण सिरे से धन सिरे की तरफ है तो विद्युत वाहक बल को प्लस में लिखा जाता है। जब चुनी गई दिशा सेल के प्लस सिरे से ऋण सिरे की तरफ है तो विद्युत वाहक बल को माइनस में लिखा जाता है। जब भी किरचॉफ का दूसरा नियम लगाओ तो सबसे पहले क्या चुननी है? दिशा। वो दिशा अपनी मन मर्जी है, कोई भी चुन लेना, आप लोग क्लॉकवाइज चुन लो चाहे एंटी क्लॉकवाइज चुन लो। ठीक है, ये मैं थोड़ी बेसिक बातें बताई है पर मैं करवाने से पहले एक आप लोग क्रेमर रूल और पढ़ना देखना। दो चरों वाली जो रेखिक समीकरण होती है ना उसको क्रेमर रूल से हल करते हैं। कौन से रूल से? मान लो ये दो, कौन से रूल से हल करना है? क्रेमर रूल से हल करना है, क्रेमर नियम से। दो रेखिक चरों वाली समीकरण है उसको क्रेमर रूल से हल करना है। मान लो एग्जांपल ले लो, 3x + 5y बराबर कितना है? 3।
2x माइनस 7y बराबर कितना है 5। अब इस समीकरण को हल करेंगे किस किस का मान आएगा बताओ, x और y का मान आएगा। और क्रैमर नियम से जब आप लोग दो समीकरण हल करो ना, तो ये जो अचर पद है ना, इसको राइट साइड में लिखना। कौन साइड में, राइट साइड में। तो सबसे पहले मैं x का मान निकाल रहा हूं, देखो कैसे निकलेगा x का मान। तो ऐसे डब्बा बना लेना, ऐसे क्या बना लोगे, डब्बा बन गया। जब आप लोग x का मान ज्ञात करो तो ध्यान किसकी तरफ रहेगा आप लोगों का, y की तरफ। और जब y का मान ज्ञात करोगे तो ध्यान किसकी तरफ रहेगा, x की तरफ। तो मैं x का मान ज्ञात कर रहा हूं तो मेरा ध्यान किधर रहेगा, y की तरफ। तो बोलो 1 नंबर समीकरण में y का गुणांक कितना है 5। 2 नंबर में y का गुणांक कितना है बताओ -7। 5 - 7 नीचे भी लिख दो ऐसा कैसा। यहां पे अचर पद लिखना है, अचर पद कितना है बोलो 3 5। यहां पर उसके गुणांक लिखने हैं जिसके मान ज्ञात कर रहे हैं। किसका मान ज्ञात कर रहे हो, x का गुणांक कितना है बताओ 3 2। ऐसे गुणा करेंगे। इस साइड का जो गुणा होगा ना, जिस चिन्ह का है उसी चिन्ह का लिख देना। इस साइड का गुणा जिस चिन्ह का है उसके विपरीत चिन्ह का लिखना। प्लस का है तो माइनस में लिखना, माइनस का है तो प्लस में लिखना। तो क्या लिखोगे लोग 5 5 25, 7 21, माइनस का 21 आ रहा है ना तो प्लस का 21 लिखोगे। 5 2 10, 7 21 तो प्लस का 21 लिखोगे। कितना हो गया बताओ, ये 41 हो गया, करे 46 हो गया, 46 हो गया, 46 बट्टा 31 उत्तर आ गया। ये x का मान आ गया बेटा। और y का मान ज्ञात करोगे तो किधर रहेगा ध्यान आप लोगों का, x की तरफ। तो x का गुणांक लिखो कितना है 3 2। ऐसा नीचे लिख देना। यहां पे अचर पद लिखना है, अचर पद कितना है 3 5। यहां पर उसके गुणांक लिखने जिसके मान ज्ञात कर रहे हो। बोलो कितना है y का गुणांक 5 - 7। ऐसे गुणा कर देना और किसका मान आ जाएगा, y का मान आ जाएगा। तो ये मैं सारी बातें अभी काम में लूंगा, ठीक है, इसलिए मैंने ये थोड़ी पहले बता दी आप लोगों को बात। अब अपने शुरू करते हैं बेटा अध्यारोपण पर में। कौन सी पर में शुरू करते हैं, अध्यारोपण पर में शुरू करते हैं। अध्यारोपण पर में, ठीक है। इसमें एक नाम और भी आएगा, रेखिक प्रतिपदा नाम आएगा। कौन सी प्रतिपदा नाम आएगा, रेखिक प्रतिपदा नाम आएगा। रेखिक प्रतिपदाएं वो प्रतिपदाएं होती है, जैसे ये कोई प्रतिपदा है बेटा z, इसमें धारा प्रवाहित करोगे तो इसके सिरों के मध्य क्या पैदा होगा, विभवांतर पैदा होगा। यदि वो उत्पन्न विभवांतर धारा के क्या है, समानुपाती है, तो ये प्रतिपदा रेखिक प्रतिपदा होगी, ठीक है ना। वे प्रतिपदाएं जिनके सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर उसमें प्रवाहित होने वाली धारा के समानुपाती होता है, ठीक है। यानी वे प्रतिपदाएं जिनके लिए v और i के बीच में ग्राफ खींचोगे तो कौन सा ग्राफ आएगा, सीधी रेखा आएगी। कौन सा ग्राफ आएगा, सीधी रेखा आएगी। तो उन प्रतिपदाओं को क्या कहते हैं बेटा, रेखिक प्रतिपदाएं कहते हैं। रेखिक प्रतिपदाएं 3 है, प्रतिरोध, संधारित्र और प्रेरण कुंडली। ये कौन सी प्रतिपदाएं रे, प्रेरण कुंडली, ये रेखिक प्रतिपदाएं, ठीक है। डायोड ट्रायोड ट्रांजिस्टर होते हैं ना, ये रेखिक प्रतिपदाएं नहीं होती। तो अब अपने शुरू करते हैं अध्यारोपण पर में। कौन सा पर में, अध्यारोपण पर में। पहले मैं इसका कथन बताता हूं, कथन क्या है इसका, स्टेटमेंट क्या है, स्टेटमेंट, ठीक है। कथन क्या है इसका, देखो बेटा, अपने पास रेखिक प्रतिपदाओं से युक्त कोई जाल है, एक कोई जाल है, उसमें कौन सी प्रतिपदाएं हैं, सारी की सारी रेखिक प्रतिपदाएं हैं, रेखिक प्रतिपदाएं हैं। रेखिक प्रतिपदाओं से युक्त कोई जाल है अपने पास, तो मैं टी नेटवर्क ले लेता हूं, चलो ये कोई जाल है, ये Z1 Z2 Z3, और इस जाल के अंदर 2 या 2 से अधिक स्रोत जुड़े हुए हैं, 2 या 2 से अधिक क्या जुड़े हुए रे,
स्रोत जुड़े हुए हैं, जनित्र जुड़े हुए हैं, दो या दो से अधिक स्रोत या जनित्र जुड़े हुए हैं, इसमें कम से कम कितने स्रोत होने चाहिए? दो। तो मैं दो स्रोत लिख लेता हूं बेटा। ये है E1 और ये कौन है? E2। ये कोई रेखिक प्रतिपदाओं से युक्त जाल है और इस जाल में दो या दो से अधिक स्रोत हैं जुड़े हुए हैं। कितने स्रोत लिए आप लोगों ने? दो लिए। कितने स्रोत लिए आप लोगों ने? दो स्रोत लिए हैं बेटा, ठीक है। तो अब इन दोनों स्रोतों के कारण, जैसे ये कोई एलिमेंट है, जैसे Z1 प्रतिपदा है, कौन सी प्रतिपदा है? Z1 प्रतिपदा है। तो Z1 प्रतिपदा में बहने वाली धारा ज्ञात करनी है आप लोगों को। Z2 प्रतिपदा में बहने वाली धारा ज्ञात करनी है। Z3 प्रतिपदा में बहने वाली धारा ज्ञात करनी है। तो अब ये दोनों जुड़े हुए हैं ना, क्या जुड़े हुए हैं? दोनों। अब इस Z1 में जो धारा बहेगी वो दोनों के कारण बहेगी। किसके कारण बहेगी? दोनों के कारण है। E1 व E2 के कारण धारा बहेगी। E1 व E2 के कारण धारा बहेगी। ये धारा बराबर होती है केवल E1 के कारण Z1 में बहने वाली धारा। जब अपने अब क्या जोड़ेंगे इसमें? केवल E1, E2 को हटा देंगे। E2 को क्या कर देंगे? हटा देंगे। E2 को उनकी आंतरिक प्रतिपदा के द्वारा हटाएंगे। मान लो E2 का आंतरिक प्रतिपदा स्मॉल r है ना, तो E2 यहां पे क्या लिख दूंगा मैं? स्मॉल r लिख दूंगा। तो आंतरिक प्रतिपदा नहीं है तो सीधा हटा देना इसको। तो मैंने E2 को हटा दिया। E2 को किसके द्वारा हटाया गया? हटाया जाएगा उनकी आंतरिक प्रतिपदा के द्वारा। अब इस Z1 में धारा किसके कारण बहेगी बोलो? E1 के कारण। तो E1 के कारण Z1 में धारा, E1 के कारण Z1 में धारा प्लस, अब E1 को हटा दो और E2 रहेगा। E1 को किसके द्वारा हटाया जाएगा? उनकी आंतरिक प्रतिपदा के द्वारा। अब Z1 में धारा किसके कारण बहेगी बोलो? E2 के कारण प्लस E2 के कारण Z1 में धारा, E2 के कारण Z1 में धारा। समझ में आ गई बात है? तो किसी प्रतिपदा में, जैसे किसी प्रतिपदा में बहने वाली कुल धारा का मान, ठीक है, प्रत्येक जनित्र के कारण, प्रत्येक स्रोत के कारण उस प्रतिपदा में बहने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है, जबकि अन्य प्रतिपदाओं को उनके आंतरिक प्रतिपदा के द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाए। तो रेखिक प्रतिपदाओं से युक्त कोई जाल है जिसमें दो या दो से अधिक स्रोत जुड़े हुए हैं, तो उसके किसी अवयव में, जैसे Z1 में बहने वाली धारा बराबर होती है E1 के कारण Z1 में बहने वाली धारा। जब E1 के कारण Z1 में बहने वाली धारा ज्ञात करो तो E2 को हटा देंगे। किसके द्वारा? उनकी आंतरिक प्रतिपदा के द्वारा। फिर E2 के कारण Z1 में धारा ज्ञात करेंगे। E2 के कारण Z1 में धारा ज्ञात करेंगे तो E1 को हटा दोगे। किसके द्वारा? उनकी आंतरिक प्रतिपदा के द्वारा। समझ में आ गई बात है? रेखिक प्रतिपदाओं से युक्त किसी जाल में दो या दो से अधिक जनित्र जुड़े हुए हैं तो परिपथ के किसी अवयव में बहने वाली कुल धारा का मान उन सभी धाराओं के योग के बराबर होता है। उन सभी धाराओं के योग के बराबर होता है जो प्रत्येक जनित्र के कारण प्रवाहित होती है, जो प्रत्येक जनित्र के कारण प्रवाहित होती है, जबकि अन्य जनित्रों को उनकी आंतरिक प्रतिपदा के द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाए। ठीक है, समझ में आ गया होगा? एक बार वापस नो कि अपने Z1 में धारा क्या है? Z1 में पहले धारा किसके कारण बहेगी? E1 और E2 के कारण। फिर अपने Z1 में धारा ज्ञात करेंगे केवल E1 के कारण। E2 को हटा देंगे। किसके द्वारा? उनकी आंतरिक प्रतिपदा के द्वारा। फिर Z1 में धारा किसके कारण ज्ञात करोगे? E2 के कारण। E2 के कारण ज्ञात करोगे तो E1 को हटा दोगे। किसके द्वारा? उनकी आंतरिक प्रतिपदाओं के द्वारा। तो ये जो E1 और E2 के कारण जो धारा है ना, वो E1 के कारण Z1 में धारा प्लस E2 के कारण Z1 में धारा के योग के बराबर होगी। ये अध्यारोपण प्रमेय बेटा। कौन सी प्रमेय? ये अध्यारोपण प्रमेय है। ठीक है, एग्जाम में काफी बार आती है ये प्रमेय। तो ये हो गया अपना अध्यारोपण प्रमेय का कथन कि यदि रेखिक प्रतिपदाओं से युक्त
किसी जाल में दो या दो से अधिक जनित्र जुड़े हैं तो परिपथ के प्रत्येक अवयव में प्रवाहित धारा का मान उन सभी धाराओं के बीजगणितीय योग के बराबर होता है जो प्रत्येक जनित्र के कारण प्रवाहित होती है, जबकि दूसरे जनित्रों को उनकी आंतरिक प्रतिपदाओं के द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाए। ठीक है, अब अपने इस प्रमेय को सिद्ध करते हैं बेटा। ये तो कथन है केवल, अब अपने इसको सिद्ध करके दिखाते हैं। प्रूफ, व्युत्पत्ति, प्रूफ करते हैं इस प्रमेय को। प्रमेय को सिद्ध करने के लिए अपने टी जाल की कल्पना करते हैं। अपने पास एक टी जाल है। कौन सा जाल अपने पास? टी जाल है एक अपने पास, और उस टी जाल के अंदर दो स्रोत जुड़े हुए हैं। एक तो है E1 और दूसरा कौन है बेटा? E2। ये मैंने टी जाल की कल्पना कर ली। प्लस माइनस ये E1 और ये कौन है? प्लस माइनस ये कौन है बेटा? E2। कौन है ये? E2। ये प्रतिपदा कौन है? Z1। ये प्रतिपदा कौन है? Z2। ये प्रतिपदा कौन है? Z3। तो अपने टी जाल की कल्पना की। इस जाल में दो जनित्र हैं, E1 और E2। ठीक है, ये पहला लूप है और ये दूसरा लूप है। पहले लूप में धारा कितनी प्रवाहित हो रही है? I1, यानी इस Z1 में धारा I1 है, और दूसरे लूप में ये प्लस से धारा निकलेगी ना। दूसरे लूप में धारा कितनी है? I2। मतलब Z2 में धारा कितनी है? I2। तो अब Z1 में धारा I1 है और Z2 में धारा I2। ये I2 इधर आएगी और इधर से I1 आएगी, इधर से I2, दोनों मिल जाएगी ना। तो Z3 में धारा कितनी होगी बताओ? I1 प्लस I2 होगी। I1 प्लस I2 होगी। तो ये लूप फर्स्ट है, ये लूप कौन सा बेटा? सेकंड है। अब इन दोनों लूपों में किरचॉफ का नियम लगाओ। मैं Z1 में बहने वाली धारा ज्ञात करूंगा। अवयव कौन सा लिया आप लोगों ने? Z1 लिया है। इस प्रमेय को सिद्ध करने के लिए मैं Z1 में बहने वाली धारा ज्ञात करूंगा। पहले तो मैं Z1 में बहने वाली धारा E1 और E2 दोनों के कारण ज्ञात करूंगा। दोनों के कारण परिणामी धारा कितनी बहती है। फिर मैं E1 के कारण धारा ज्ञात करूंगा, फिर E2 के कारण धारा ज्ञात करूंगा, फिर उन दोनों धाराओं का योग करूंगा। वो योग E1 और E2 के कारण जो धारा बहती है ना Z1 में, उसके बराबर आएगा। ठीक है, तो आप लोग देखो, लूप फर्स्ट में किरचॉफ का दूसरा नियम लगाओ। लूप एक में किरचॉफ का दूसरा नियम लगाने पर क्या होगा बताओ? अपने जब भी किरचॉफ का दूसरा नियम लगाएंगे तो सबसे पहले एक दिशा चुनोगे। ठीक है, वो दिशा क्लॉकवाइज भी हो सकती है और एंटी क्लॉकवाइज भी। तो मैंने दिशा चुनी है बेटा एंटी क्लॉकवाइज, ऐसी दिशा चुनी है। ये मेरी चुनी गई दिशा है, मान लो ये ऐसी दिशा चुनी मैंने। ठीक है, तो अब किरचॉफ का दूसरा नियम क्या कहते हैं? किरचॉफ का दूसरा नियम ये कहता है बंद परिपथ में उपस्थित वोल्टता पतन में विद्युत वाहक बलों का बीजगणितीय योग शून्य होता है। तो इस बंद परिपथ में विद्युत वाहक वोल्टता पतन कहां पैदा होगा? Z1 में, Z1 पर और Z3 पर, और विद्युत वाहक बल कौन है? E1। ठीक है, इसमें कितनी धारा है बताओ? Z1 में कितनी धारा है? I1। तो इस पर कितना वोल्टता पतन पैदा होगा? I1 है, Z1 प्लस में लिखा जाएगा माइनस में, क्योंकि इसमें बहने वाली धारा ये है, ऐसे है, ये है ना। देखो ये दर्शाया आप लोगों ने, ये दिशा है जो चुनी गई दिशा के विपरीत है, तो वोल्टता पतन प्लस में लिखा जाएगा I1 Z1। अब इसकी बारी आई, इसमें धारा देखो, इधर से कौन आएगी? I1, इधर से कौन आएगी? I2, दोनों क्या हो जाएगी? मिल जाएगी, I1 प्लस I2 हो जाएगी। तो Z3 में धारा ऊपर से नीचे होगी, लेकिन अपनी जो चुनी गई दिशा के क्या है? विपरीत। तो इस पर जो वोल्टता पतन होगा वो भी प्लस में लिखा जाएगा। तो I1 प्लस I2 Z3। अब और कोई है क्या इसमें? कोई प्रतिपदा है क्या इस लूप में? नहीं है। अब सेल की बारी है। सेल में कैसे चले बताओ? प्लस से माइनस की ओर। जब प्लस से माइनस की ओर चलते हैं तो सेल का विद्युत वाहक बल प्लस क्या ना माइनस में लिखा जाता है, तो E1 लिख दिया, माइनस E1। और कोई है क्या? नहीं, बराबर 0। तो अब I1 का गुणांक एक जगह कर लो। देखो इसमें I1, ये I1 Z3 आएगा ना, तो I1 कॉमन ले लेना। तो Z1 प्लस Z3 I1 प्लस I2 Z3, E1 को उधर ले जाओ। ये समीकरण बन गई 1।
ठीक है। अब लूप 2 में किरचॉफ का नियम लगाओ। लूप 2 में किरचॉफ का दूसरा नियम लगाने पर, दूसरा नियम है लगाने पर लगाओ, क्या बनेगा बताओ। इसमें भी अपनी दिशा चुनो, दिशा में ये चुन लेता हूं, चलो इसमें अपने क्लॉकवाइज चुन लेते हैं, चलो जी ये दिशा चुन लेते हैं, कोई भी चुन लेना दिशा, कोई उत्तर पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ऐसे चुन ली। ज्यादातर प्रतिपदान द्वारा व्यक्ति है ना, उसके विपरीत चुनना दिशा, ताकि उल्टा पतन को किस में लिखा जा सके, प्लस में। बोलो ये क्या होगा, इसमें धारा कितनी है Z2 में, I2 कितनी धारा है, I2, तो वोल्टा पतन कितना पैदा होगा, I2 Z2 प्लस में लिखा जाएगा, I2 Z2। इसमें धारा ऊपर से नीचे जो अपनी चुनी गई दिशा के क्या है, विपरीत, तो वोल्टा पतन किस में लिखा जाएगा, प्लस में, I1 प्लस I2 Z3। अब सेल की बात आती है, सेल में कैसे रहे हो, प्लस से माइनस की ओर, तो माइनस E2 बराबर 0। I1 का गुणांक कितना है, I1 Z3 और I2 का गुणांक, या I2 Z3, I2 कॉमन आ जाएगा, तो क्या आएगा, Z2 प्लस Z3, I2 कॉमन आ गया, बराबर E2। ये समीकरण होगी बेटा 2। अब अपने समीकरण 1 और 2 को हल करेंगे क्रैमर रूल से। कौन से रूल से, क्रैमर रूल से हल करेंगे समीकरण। और अपने को किसका मान ज्ञात करना है, Z1 में बहने वाली धारा ज्ञात कर रहे हैं अपने, किसके कारण बहेगी आ रही है धारा, E1 और E2 दोनों के कारण। समीकरण 1 व 2 को हल करने पर, 1 और 2 को हल करोगे तो 1 और 2 I1 और I2 के रूप में है, तो I1 और I2 का मान आएगा, तो पहले मैं I1 का मान ज्ञात करता हूं, अपने को सिर्फ I1 का मान चाहिए, ये लिख दिया जी। तो बोलो I1 का मान ज्ञात कर रहे हो तो अपना ध्यान रहेगा I2 की तरफ, तो समीकरण 1 में I2 का गुणांक कितना बताओ, प्लस Z3। 2 में I2 का गुणांक कितना है, Z2 प्लस Z3 ऐसा कैसा नीचे लिख दो। यहां पे अचर पद लिखा जाएगा, 1 में अचर पद कितना है बताओ, E1, 2 में E2, ठीक है। यहां पे उसके गुणांक लिखे जाएंगे जिसके मान ज्ञात कर रहे हैं, I1 का गुणांक लिखना है, I1 का गुणांक कितना बताओ, Z1 प्लस Z3, और यहां पे I1 का गुणांक कितना है, Z3। अब इस साइड में गुणा करूंगा आप लोग ऐसे, ठीक है। इस साइड का गुणा जिस चिन्ह का है उसी चिन्ह का लिख देना, इस साइड का गुणा जिस चिन्ह का है उसके विपरीत चिन्ह का लिख देना। कौन सी प्रमेय पढ़ रहे हैं अपने, अध्यारोपण प्रमेय। तो अपने लिखेंगे अपने I1 बराबर कितना हो जाएगा, बोलो गुणा करो, E2 Z3 माइनस ये कितना है, E1 है यहां पे, E1 Z2 माइनस E1 Z3 बट्टा E1 Z2 और E1 है Z3। अब बट्टा लगा दो, अब ये करो Z3 स्क्वायर माइनस, अब Z1 का इसके साथ गुणा कर दो, फिर Z3 का कर देना, Z1 Z2 माइनस Z1 Z3 माइनस, और फिर माइनस Z3 स्क्वायर, ये और ये क्या हो जाएगा बोलो, कैंसिल, ठीक है। अब देखो I1 बराबर कितना लिखेंगे, इस साइड का गुणा लिख देना, कर देना जैसे E2 Z3 माइनस E1 Z2 प्लस Z3 बट्टा, बोलो कितना करूं, Z3 स्क्वायर माइनस Z1 का इसके साथ गुणा कर दो और Z3 का इसके साथ गुणा कर दो, माइनस Z1 Z2 माइनस Z1 Z3
प्लस Z2, अब Z3 का कर रहे हैं गुणा, और Z3 का Z3 स्क्वायर के साथ, Z3 के साथ गुणा करेंगे तो ये माइनस का चिन्ह आएगा ना, ये माइनस Z3 स्क्वायर, ये और ये क्या हो जाएगा बोलो, कैंसिल। नीचे से माइनस कॉमन लेना, ऊपर से भी माइनस से कॉमन ले लेना, तो क्या आ जाएगा बोलो, I1 बराबर आ जाएगा E1 Z2 प्लस Z3 माइनस E2 Z3 बट्टा माइनस कॉमन लिया हुआ है नीचे से, तो Z1 Z2 और माइनस माइनस पे कैंसिल हो जाएगा, Z1 Z3 प्लस Z2 Z3, ये समीकरण लिख देना बेटा 3। ये जो Z1 में धारा आई है ना, ये धारा किसके कारण आई है, E1 व E2 दोनों के कारण आई है, ठीक है। अब अपने Z1 में धारा केवल E1 के कारण ज्ञात करते हैं, E2 को हटा देते हैं उनकी आंतरिक प्रतिपदा के द्वारा। अब फिर Z1 में धारा E2 के कारण ज्ञात करेंगे और E1 को उनकी आंतरिक प्रतिपदा के द्वारा हटा देंगे। ये जो Z1 में धारा आई है ना, E1, Z1 में धारा कितनी है I1, वो किसके कारण आई है, E1 व E2 दोनों के कारण आई है, ठीक है ना। Z1 में बहने वाली धारा है ये, E1 व E2 दोनों के कारण है। अब अपने धारा ज्ञात करेंगे केवल E1 के कारण एक, और फिर केवल E2 के कारण। अध्यारोपण प्रमेय को सिद्ध करने के लिए, अध्यारोपण प्रमेय को सिद्ध करने के लिए E1 को हटा देते हैं, स्रोत E1 को E2 को हटा देते हैं बेटा, पहले E2 को हटा देते हैं जी, पहले E2 को हटा दिया, ठीक है। किसके द्वारा हटाया E2 को, उनकी आंतरिक प्रतिपदा के द्वारा, ठीक है। ये हो गया, ये कौन है E1, Z1 Z2 Z3। अब बताओ ये E1 है, यहां के प्लस से क्या निकलेगी बोलो, धारा, धारा कितनी निकली यहां पे, I1 डैश निकली, कितनी धारा निकली यहाँ पे I1 डैश, फिर वो यहाँ पे आके कितने भागों में बढ़ जाएगी, 2 भागों में। अब अपने को सिर्फ ये धारा ज्ञात करनी है, Z1 में बहने वाली धारा ज्ञात करनी है। Z1 में वही धारा होगी जो स्रोत से निकलेगी, जो धारा किससे निकलेगी, स्रोत से निकलेगी, वही धारा कौन होगी रे, Z1 में बहने वाली धारा होगी, ठीक है। और यहाँ पे आके धारा इधर कितनी चली जाएगी बताओ, I2 डैश, इधर धारा कितनी चली जाएगी बताओ, I3 डैश। तो यहाँ इन दोनों में धारा अलग अलग होगी ना, तो ये दोनों किस क्रम में बताओ, ये दोनों प्रतिपदाएं समांतर क्रम में है। तो अपने Z1 में बहने वाली धारा क्या करें, Z1 में बहने वाली धारा वही होगी जो स्रोत से निकलती है, स्रोत से निकलने वाली धारा ज्ञात करनी है आप लोगों को। तो I1 बराबर क्या होगा बताओ, जब स्रोत से निकलने वाली धारा ज्ञात करनी हो ना, तो हमेशा वोल्टेज बट्टा कुल इंपीडेंस आएगा, वोल्टेज बट्टा कुल इंपीडेंस आएगा। तो Z1 में धारा, Z1 में धारा I1 डैश बराबर होगा वोल्टेज बट्टा टोटल इंपीडेंस, टोटल इंपीडेंस, ठीक है। तो I1 डैश बराबर कितना होता है, वोल्टेज कितनी है E1, टोटल प्रतिपदा कितनी होता है। ये दोनों किस क्रम में है, समांतर क्रम में। समांतर क्रम में प्रतिपदा होती है दोनों का गुणनफल बटा दोनों का योग, फिर Z1 किस क्रम में हो जाएगा, श्रेणी क्रम में। तो प्रतिपदा ये होगी Z2 Z3 बटा Z2 प्लस Z3। Z2 प्लस Z3 क्या आ जाएगा, लघुत्तम, उस लघुत्तम का इससे गुणा होगा, फिर लघुत्तम ऊपर चला जाएगा पलटा खा के। तो क्या बनेगा बताओ, I1 डैश बराबर आ गया बेटा E1, ये Z2 प्लस Z3 लघुत्तम आएगा ना, फिर उसको ऊपर ले जाओ, Z2 प्लस Z3 बट्टा Z1 का इसके साथ भी गुणा होगा, Z1 Z2 प्लस Z1 Z3 प्लस Z2 Z3। ये समीकरण हो गई 4। तो ये आप लोगों ने निकाली है Z1 में बहने वाली धारा केवल E1 के कारण है। अब Z1 में बहने वाली धारा ज्ञात करनी है
केवल E2 के कारण है। E2 के कारण क्या करोगे तो E1 को उनकी आंतरिक प्रतिपदा के द्वारा हटा दोगे। स्रोत E1 को हटाने पर ठीक है, तो परिपथ पर क्या बनेगा तो E2 रहेगा। ये कौन है Z1, ये कौन है Z2, ये कौन है Z3, ये प्लस माइनस E2। यहां से धारा निकलेगी, मान लो धारा कितनी निकली यहां से I2 डबल डैश निकली, I2 डबल डैश, Z2 में धारा इसलिए I2 नाम लिख दिया इसको। और यहां पे आके कितने भागों में बढ़ जाएगी बताओ, दो भागों में, I1 डबल डैश और I2 डबल डैश, I3 डबल डैश, कौन सा I3 डबल डैश। ठीक है, तो अपने को Z1 में बहने वाली धारा ज्ञात करनी है, ये I1 डबल डैश ज्ञात करनी है आप लोगों को धारा। तो I1 डबल डैश ज्ञात करने से पहले आप लोगों को I2 डबल डैश ज्ञात करना पड़ेगा। और I2 डबल डैश क्या है, स्रोत से निकलने वाली धारा है, और स्रोत से निकलने वाली धारा होती है हमेशा वोल्टेज बट्टा टोटल इंपीडेंस। तो I2 डैश कितना होगा यहां, वोल्टेज बट्टा टोटल इंपीडेंस। ठीक है, तो वोल्टेज कितनी E2 बट्टा, बोलो ये दोनों किस क्रम में होंगे, समांतर क्रम में, और ये श्रेणी क्रम में। तो कितना बन जाएगा Z2 प्लस Z1 Z3 बट्टा Z1 प्लस Z3। ठीक है, और ये Z1 प्लस Z3 क्या आ जाएगा, लघुत्तम, लघुत्तम का इससे गुणा भी होगा, Z1 प्लस Z3 पलटा खा के ऊपर भी चला जाएगा। तो क्या आएगा बताओ, तो अब आ जाएगा बेटा I2 डबल डैश बराबर हो जाएगा E2 Z1 प्लस Z3 बट्टा Z1 Z2 प्लस Z2 Z3 प्लस Z1 Z3। ठीक है, ये I2 डबल डैश है। अपने को कौन सी धारा ज्ञात करनी है, I1 डबल डैश ज्ञात करनी है। I2 डबल डैश कितने भागों में बंटेगी बताओ। जैसे मैंने एक बात बताई थी आप लोगों को शुरू में कि ये कोई धारा है I और ये कोई प्रतिरोध है 2, R1 और है R2। इसमें धारा, ये I धारा यहाँ आई ना, कितने भागों में बट गई है, 2 भागों में, इधर I1 इधर I2। तो I1 कितना होगा चलो बताओ, I1 बराबर होगा, ये धारा I है ना, कितने भागों में बटी, 2 भागों में, किस किस में, R1 और R2 में। तो I1 ज्ञात करना है तो दूसरी साइड का प्रतिरोध R2 बट्टा दोनों प्रतिपदाओं का योग गुणा कुल धारा, ये लिखा था ना। और I2 ज्ञात किया था, ध्यान है क्या, I2 ज्ञात करेंगे तो R1 लिखेंगे, R1 बट्टा R1 प्लस है R2I। ये पहले वीडियो में बताया था मैंने आप लोगों को। ठीक है, तो ये I2 डबल डैश धारा है, वो यहां पे आके कितने भागों में बट गई, 2 भागों में। तो अपने को I1 डबल डैश ज्ञात करना है, तो ये किसके बराबर होगा, I1 डबल डैश। नाउ I1 डबल डैश बराबर होगा, I1 डबल डैश क्या करना, Z3 बट्टा दोनों प्रतिपदाओं का योग गुणा I2 डबल डैश। क्यों, कुल धारा कितनी है, I2 डबल डैश। I2 डबल डैश 2 भागों में बट रही है। I2 डबल डैश को मान कितना है मतलब बताओ, Z3 Z1 प्लस Z3 गुणा I2 डबल डैश, ये समीकरण लिख देना 5, समीकरण 5 से मान रख दिया बेटा, समीकरण 5 से बोलो कितना मान है, I2 Z1 प्लस Z3 बट्टा Z1 Z2 प्लस Z2 Z3 Z1 Z3। ठीक है, तो ये और ये क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो I1 डबल डैश कितना आ गया चलो बताओ,
I1 डबल डैश है E2 के कारण Z1 में बहने वाली धारा, ठीक है। तो E2 Z3 बट्टा बोलो Z1 Z2 प्लस Z2 Z3 प्लस Z1 Z3, ये समीकरण लिख दो 6। ये तो Z1 में E2 डैश के कारण, E2 के कारण बहने वाली धारा है, ये Z1 में केवल E1 के कारण बहने वाली धारा है। तो अब इन दोनों धाराओं का बीजगणितीय योग, कौन सा योग करना है यहाँ पे, धारा अदिश राशि होती है, तो अदिश राशियों का परिणामी हमेशा बीजगणितीय योग होता है। देखो आप लोग एक बार ध्यान देना, अपना मूल सर्किट क्या था बताओ, मूल सर्किट ऐसा था, ध्यान देना कि ये Z1 ये Z2, ये कौन है Z3, यहां पे कौन था स्रोत, यहां पे कौन था स्रोत, ये लिया था ना मूल सर्किट आप लोगों ने, E1 और ये E2 प्लस माइनस। Z1 में धारा कितनी थी, ऐसे दर्शाई थी ना आप लोगों ने, ऐसे मतलब Z1 में धारा ये थी I1 थी, कितनी धारा थी I1, और E1 के कारण फिर अपने E2 को उठाया था, फिर सर्किट कैसे बनाया था तो आप लोगों ने, E1 को उठाया था आप लोगों ने, नहीं E2 को उठाया था, किसको उठाया था E2 को। तो अब धारा किसके कारण बहेगी, केवल E1 के कारण है, तो आप लोगों ने I1 डैश ऐसे दिखाया था, याद है तो दिखाया था ना, इधर I2 डैश, इधर कितनी धारा हो गई थी I3 डैश, फिर E1 को उठा दिया था, तो Z1 में धारा कैसे दर्शाई थी आप लोगों ने, Z1 Z2 Z3 प्लस माइनस, ये E2 था क्या, यहां से धारा कितनी निकली थी, ध्यान है क्या, I2 डबल डैश, यहां की धारा कितनी बन गई, तो दो भागों में I1 डबल डैश I3 डबल डैश। अब बताओ E1 के कारण Z1 में धारा की दिशा ये है, ये, और E2 के कारण Z1 में धारा की दिशा ये है, दोनों धाराएं एक दूसरे के क्या लोग विपरीत, और मूल सर्किट में Z1 में धारा कौन सी है बताओ, ये दिशा है, तो अपने परिणामी दिशा ये रखनी है, तो परिणामी दिशा ये रखने के लिए Z1 में तो धारा होगी ना, वो होगी I1 डबल डैश माइनस I1, अच्छा ये I1 डैश ही होगा, ये I1 क्या होगा रे डैश, तो Z1 में धारा क्या होगी I1 डैश माइनस I2 डबल डैश, ठीक है। तो अब अपने लिखेंगे E1 व E2 के कारण Z1 में परिणामी धारा कितनी हो गई, I लिख दूं बराबर होगा I1, I बराबर कितना होगा, सीधा बराबर का चिन्ह लगा के लिख दो, बराबर कितना होगा I1 डैश माइनस I1 डबल डैश। समीकरण है 4 व, ये 4 है और ये कौन सी है 6, तो समीकरण 4 व 6 से मान रख दो, समीकरण 4 व 6 से मान रखने पर बोलो कितना होगा, परिणामी धारा कितनी हो जाएगी, E1 Z2 प्लस Z3 बट्टा Z1 Z2 प्लस Z2 Z3 Z1 Z3 माइनस E2 Z3 Z1 Z2 प्लस Z2 Z3 प्लस Z1 Z3। अब ये लघुत्तम आ गया, तो परिणामी धारा कितनी आ गई तो E1 Z2 प्लस Z3 माइनस E2 Z3 बट्टा Z1 Z2 प्लस Z2 Z3 Z1 Z3, ये समीकरण लिख दो 7, ठीक है। अध्यारोपण प्रमेय से Z1 में धारा ज्ञात की तो ये आई है, और बिना अध्यारोपण प्रमेय के Z1 में धारा ज्ञात की थी तो कैसे, ये बड़े, ये दोनों धाराएं बराबर है कि नहीं, देख लो बराबर है ना ये, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि अपने बिना अध्यारोपण प्रमेय के Z1 में तो धारा ज्ञात की तो वो ये आई थी, ये वाली धारा,
ये आई थी ना। और अध्यारोपण प्रमेय के द्वारा Z1 में धारा ज्ञात की, तो ये बढ़िया है, तो दोनों धाराएं बराबर है कि नहीं है, इसमें अपने अध्यारोपण प्रमेय सिद्ध हो गई। तो रेखिक प्रतिपदाओं से युक्त, यदि रेखिक प्रतिपदाओं से युक्त किसी जाल में दो या दो से अधिक स्रोत जुड़े हुए हैं तो उसके किसी अवयव में बहने वाली धारा का मान उन सभी धाराओं के योग के बराबर होता है जो प्रत्येक जनित्र के कारण प्रभावित होती है, जबकि अन्य जनित्रों को उनकी आंतरिक प्रतिपदाओं के द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाए। तो समीकरण 3 और 6 से अध्यारोपण प्रमेय क्या हो गई बेटा, सिद्ध हो गई। समीकरण 3 व कौन सी है, 7, 3 व 7 से अध्यारोपण प्रमेय सिद्ध होती है। ठीक है, अगले वीडियो में मैं आप लोगों को इस अध्यारोपण प्रमेय का न्यूमेरिकल कराऊंगा आप लोगों को। ठीक है।